मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर आपने एक बहुत अच्छा प्रयास वो भी गाँव के अंदर बीचों बीच में अच्छा प्रयास है, उसके लिए आप सभी को तालीबात होते हैं। और पूरे देशवासियों को और मेरा मैं बाबा साहब पर ही बात करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो आपके बीच में बाबा साहब के जीवन की एक ऐसी घटना जरूर रखना चाहूंगा जिससे शायद आपको प्रेरणा मिलेगी और एक लड़ने की ताकत भी मिलेगी। जो हम अपने आप को दलित, उपेक्षित, शूद्र कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई शूद्र है, आप कोई दलित मुझे नहीं दिखता। इतना तरक्की तो हमारे बहुजन समाज के लोगों की है। तो ये तो दलित और शूद्र कहना, अछूत कहना अपने आप को बंद कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर खुद की अंदर कमियां हैं जिसकी वजह से हमें जो दूसरे लोग हैं मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता, जो कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का, किसी भी समाज से हो सकता है, वो आपका इस्तेमाल। तो मैं ज्यादा, क्योंकि टाइम भी ज्यादा है और मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन की एक घटना आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। बाबा साहब के फादर एक आर्मी में उस टाइम सूबेदार की नौकरी पे थे। प्रमोशन होने के बाद सूबेदार हुए, उससे पहले आई थिंक सूबेदार से पहले सिपाही की नौकरी पर उन्होंने ज्वाइन किया। तो बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूँ आपसे, और मुझे आंसू रोकने में मुश्किल हो जाता, माफी करता हूँ, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। जब बाबा साहब अम्बेडकर की जो आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में छुट्टियां होती है स्कूलों में, भाई जरा सुनने की कृपा करें, आपको यहाँ दिल्ली में भी होता है स्कूल में मार्च के महीने में कुछ लंबी छुट्टियां होती हैं स्कूलों में। तो बाबा साहब के जहाँ बाबा साहब रहते थे और जहाँ बाबा साहब के जो फादर थे सूबेदार, उनकी जो पोस्ट थी गाँव से बहुत दूर थी। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी बाबा साहब और अपने परिवार को कि भाई इन छुट्टियों में आप मेरे पास आ जाएं, और यहाँ सिटी, क्योंकि बड़े शहर में थे, महाराष्ट्र में एक शहर है कोरेगांव, तो वहाँ उनको बुलाया उन्होंने कि छुट्टियों में आ जाए और मेरे शहर का माहौल देखें कैसा है। तो जब बाबा साहब 3 दिन पहले बाबा साहब के परिवार ने उनसे मिलने की तैयारी की, और तैयारी में अच्छे कपड़े बनवाए, नए कपड़े बनवाए, क्योंकि बाबा साहब कोई बहुत गरीब भी नहीं थे, पर बाबा साहब का परिवार गरीब नहीं था, सिर्फ जाति वाली मानसिकता का मारा हुआ पूरा परिवार था। तो बहुत अच्छे कपड़े बनवाए, प्रतिदिन के लिए खाना उन्होंने पैक किया और घर से चल दिए। जब वो चले गए स्टेशन से ट्रेन लेनी, और उसमें जो बाबा साहब की बहन थी, उनका एक बेटा था, और बाबा साहब के बड़े भाई थे और बाबा साहब। जब आप पहुंच गए स्टेशन पे, वहां से ट्रेन ले ली, और जब अगले स्टेशन पे जहाँ उनको उतरना था वहां उतरे, और वहां से उस स्टेशन से बाबा साहब की जो फादर की पोस्ट थी लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। तो जब वहां स्टेशन पे उतरे तो बाबा साहब की जो फादर थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उन्हें कि मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन आ जाऊंगा, या अपना कोई नौकर भेज दूंगा, क्योंकि बाबा साहब के फादर को नौकर भी नहीं होता। लेकिन वो इत्तेफाक से वो चिट्ठी बाबा साहब के परिवार तक पहुंची नहीं, क्योंकि डाक उस जमाने में बहुत पहुंचा करती थी, आज का जमाना नहीं है। तो वो चिट्ठी मिली नहीं थी उन्होंने, वो कुछ डेट का कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, जिसकी वजह से बाबा साहब के जो फादर और उनका नौकर या कोई भी दोनों से उनको लेने नहीं आया। तो स्टेशन पर खड़े इंतजार कर रहे थे, बच्चे चुप हो गए। तो बाबा साहब और बाबा साहब की बुआ का बेटा, बाबा साहब के पिताजी की बहन का बेटा और बाबा साहब के बने भाई स्टेशन पर खड़े इंतजार कर रहे थे कि हमारे पिताजी लेने आएंगे या एक नौकर हमें लेने भेजेंगे, तो हम यहाँ से उनसे मिलने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, शाम हो गई, कोई लेने नहीं आया। तो स्टेशन मास्टर को देखा, क्योंकि शाम होने के बाद लोग चले जाते हैं अपने अपने, जिसको जहाँ जाना है, जिसकी कोई गाड़ी से जाना, पैदल जाना, वो गए नहीं। तो स्टेशन मास्टर बाहर आया, उसने पूछा भाई कि आप बहुत देर से खड़े हो और अंधेरा हो गया, शाम हो गई, आपको कहाँ जाना है, आप क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि सर हमारे पिताजी हमें लेने आने वाले थे, उनका नौकर आने वाला था लेने के लिए, वो आए, इसलिए हम उनका इंतजार कर। फिर दोबारा से 1-2 घंटे बाद फिर आया, वो वहीं
तो उन्होंने पूछा भाई अब तो बहुत ज्यादा रात हो गई, आप मतलब क्या चाहते हो? सस्पेंस सा हो जाता है, सच्चा हो जाता है। तो बाबा साहब ने कहा अभी तक वो आए नहीं, हम उन्हीं का इंतजार करते हैं, नहीं आएंगे तो क्या करोगे? इस सब कुछ किसी तरह से जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर पूछता है कि तुम कौन हो, किस जाति के हो? आज भी वो स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है, आज भी है, आपको देखने को मिल जाएगी गाँव में, और खासतौर पर यूपी और इस कम्युनिटी और बिहार जैसे बड़े बड़े स्टेट हैं जो गरीब आदमी वहाँ पर कोई है। तो क्योंकि बाबा साहब शुरू से ही बहुत ज्यादा दिमाग के तेज थे और बहुत मतलब ये नहीं तो पढ़ने के बाद बुद्धिजीवी हो, बचपन से बुद्धिजीवी कहा जा सकता है बाबा साहब। तो बाबा साहब ने कहा झूठ नहीं बोल सकते थे। बाबा साहब ने कहा मैं तो बाहर जाति से आता हूँ, बाहर जाता जो उस समय सूत्र और छूटों की गिनती में गिनी जाती थी। तो उसका चेहरा चेहरे पे शकुन पड़ गया, अरे यार ये तो मैं क्या इनको करूँ। और उसने देखा कि यार अच्छे कपड़े हैं, शादी झूठ तो नहीं बोल रही, कोई टेस्ट तो नहीं कर। उन्होंने कहा भाई कि फिर बाबा साहब ने पूछा, जब उसने देखे अच्छे कपड़े हैं तो उसने पूछा भाई क्या किया जाए? तो उनके बाबा साहब ने और उनके भाई ने कहा कि कैसे हमें कोई बैलगाड़ी मिल सकती है जिससे हम चले जाए? भाई बैलगाड़ी तुम तो अछूत हो, छूत रहे, तुमको बैलगाड़ी तुमको बैठाएगा ही नहीं, ये स्टेशन मास्टर कहता है, क्योंकि तुम दलित हो, अछूत हो, छूत हो, तो कोई रास्ता तो होगा। तो स्टेशन मास्टर थोड़ा सा अच्छा आदमी था, उसको बुरा नहीं कह सकते, उसने एक रास्ता खोजा कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उसने किसी बैलगाड़ी वाले से बात की स्टेशन से बाहर आकर के, तो एक बैलगाड़ी वाला इस कंडीशन पे तैयार हुआ कि बैलगाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, अगर क्या ये खुद चला सकते हैं क्या, तब मैं इनको ले जा सकता हूँ। तो देखिए एक बैलगाड़ी में भी एक इंसान का बैठना कितना दुर्लभ, कितना मतलब किस तरह का जातिवादी आता है। उससे डबल पैसे गाड़ी बैलगाड़ी गाड़ी हाथी ने कंडीशन लगा दिया कि बैलगाड़ी हाथेंगे, मैं सिर्फ पैदल जाऊंगा साथ। अब बाबा साहब के रास्ते में तो 2-4 किलोमीटर जाकर के भूख लगती है, क्योंकि खाना दे रहे थे लेकिन पानी नहीं था, क्योंकि पानी ले जाने का सिस्टम मुश्किल नहीं था। तो उन्होंने पूछा गाड़ी वाले से कि भाई मुझे भूख लगी है, तीनों भाइयों को, क्या कहीं यहाँ पीने का पानी मिलेगा? तो उसको पता लग चुका था ये तो रोजगार से छोटी जाती है, पर आपको पानी यहाँ कोई देगा ही नहीं, कहीं पानी नहीं मिलेगा। आगे जाकर के एक चेक पोस्ट आएगी, उस चेक पोस्ट के पास में एक तालाब है, वहां से जाके भर सकते हो तुम, और फिर वहां रुक करके चेक पोस्ट में रात हो रही है, खाना भी खा सकते हो। जो चेक पोस्ट में वहां गाड़ी खड़ी कर दी, वहां से जब तालाब जाते हैं पानी लेने के लिए, तो पानी इतना गंदा था, बाबा साहब ने फैसला किया कि पानी हम पी ही नहीं सकते, उससे अच्छा तो क्या से रखेंगे। इतना गंदा पानी था, क्योंकि तालाब में गंदा ही पानी होगा। वहां से वापस आ जाते हैं, वापस आकर के पूरी रात उनको ऐसे ही वहां पर चेक पोस्ट पे बितानी पड़ी, और सुबह फिर जाकर के भूखे ही, और तब जाकर के वो अपने फादर के पास उनके पास पहुंचे। तो इस तरह की विडंबनाएं समाज में आज भी आप देखेंगे, मैं कड़वा सच बोलता हूँ, बुरा मत मानिए, आज भी अब वाल्मीकि चुमार या जाकर के घर में आप गाँव में चले जाएंगे ना, मैं खुद ग्रेटर नोएडा से आता हूँ, आज भी ठाकुर के घर के सामने से अपराध नहीं निकाल सकते। 2 साल पहले की घटना है, राइफल से गोली चलाई जाती है कि ठाकुरों का रास्ता ऐसे कोई साहब कह रहे थे सर बोलने के लिए आया तो बोलो, जो सच है वही बोल रहा हूँ। ठाकुर राइफल से गोली चलाते हैं, वो गोली में उन्हीं की गोली से, क्योंकि भगदड़ मचने के बाद एक ठाकुर मर जाता है, और पुलिस क्या करती है, सरकार उठा के उन शेड्यूल कास्ट के 9 युवाओं को और गांव के प्रधान को जेल भेज देती है पुलिस। क्यों भाई? संविधान, ये संविधान में कहा लिखा है कि जो पीड़ित है उसी को जेल भेज दीजिए? क्या संविधान में ऐसी कोई धारा है क्या? जो पीड़ित है उसी को जेल भेजेंगे, और जिसने गोली राइफल से चलाई उसके खिलाफ FIR भी नहीं हुई। 2 साल मेरा कानून जान था, 2 साल मेरा 2 साल के अंदर उनमें से 6 लोगों को छुड़ा के लाने का काम किया। तो मेरे को कोई राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग है, इतना संविधान पढ़ा हूँ और इतनी मजबूती से काम करता हूँ, करता नहीं अकेला चलता हूँ, कोई परवाह नहीं। तो बाबा साहब के जीवन की घटना, इस तरह के जीवन जीने के बाद, बाबा साहब के संघर्ष के बाद
आज हम दिमाग में है वो क्या कहेंगे, जिससे हम काम कर पा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जितना बाबा साहब के जयवीर के नारे लगाने के बजाय अगर उनकी किताबों को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म के हो, मैं गारंटी देता हूँ उसका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। एक संविधान ऐसा रास्ता है आपके पास में कि जो आपको सारे रास्ते खोलते हैं। इसी के साथ आपको सुविधा हुआ। सभी साथियों को बहुत बहुत दोबारा से आभार, धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, मुझे मौका दिया बात करने का। और किसी के साथ इस तरह की कोई समस्या है, किसी के विस्तार के साथ कोई समस्या है, कोई जाति वादी घटना की, तो मेरा नंबर चैनल पर है, आप मुझे बता सकते हैं। एक फॉर्म पे बात तुरंत होगा, कोई भी अफसर हो, चाहे जीएम हो, चाहे एसएसपी हो, तुरंत कार्रवाई करें, तो आप उसकी हेल्प नहीं करें। तो जब एक जगह बहुत अच्छे बहुत जहां भी इन्हें जाना पड़े जाते हैं। तो हमारे गांव में जर्नलिस्ट भी हैं, छुपे हुए हैं। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जिन साथियों ने काम किया, मैं एक बार उनका नाम भी लेना चाहूंगा। चाचा जयसिंह जो कि शिमला गांव 24 घंटे तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा है रात दिन कभी भी मुझे गांव की समस्या के लिए कभी भी ले जा सकते हो, सिर्फ समस्या के लिए। चाचा जयसिंह जी, उसके साथ अमरपाल, कपिल, परमिंदर, सुरेंद्र, गौरव, सतीश, विजय, अक्कू, कप्तान, विक्की, निक्कू और विमल, इन्होंने इस प्रोग्राम को रूपरेखा 2 दिन में तैयार करी। बहुत कम इनको समय मिला है। इसके अलावा और भी नाम है जो एक वक्ता के बारे में किए जाएंगे। और भी इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम एक आदमी सफल नहीं कर सकता, उसके पीछे पूरी टीम होती है। हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। अमरपाल जी चाहे तो मेरा नाम भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो सबको पता ही है। अब मैं चाहूंगा अगर किसी ने बाबा साहब के चित्र के ऊपर माल्यार्पण नहीं किया है, पुष्प अर्पित नहीं किया है, तो उनसे गुजारिश है कि वो आगे पुष्प अर्पित करें, बाबा साहब के चित्र के ऊपर पुष्प अर्पित करें। कल को किसी को कोई गिला शिकवा ना हो कि मेरे से ना कहा, मेरे से कहा नहीं। महिलाओं से भी गुजारिश है, माताओं से भी गुजारिश है, बहनों से भी गुजारिश है, सभी जो लोग छूट गए हैं वो माल्यार्पण करें, चित्र पर पुष्पांजलि दें उनको, क्योंकि आज उनका 134वां जन्मदिन है। किसी को पता है कौन सा जन्मदिन है? 134वां जन्मदिन है। तो आज हम चिल्ला गांव के जाटा बस्ती के जाटा चौक में मना रहे हैं। सब लोगों को यह भी पता रहना चाहिए ना कि ये जन्मदिन कहां पर मनाया जा रहा है। राजा साहब जल्दी आइए, चाय बाद में पीना, प्रोग्राम खत्म होने के बाद। स्वागत की कड़ी लंबी है, थोड़ा सा जल्दी आओ। एक शेर है, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना। कुत्तों के डर से शेर मरा नहीं करते। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, दादा किसी से डरा नहीं करते। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमान रविकांत जी के पिताजी श्री महेश उज्जैनवाल जी का स्वागत करेंगे। उसमें हमारे बीच में बुजुर्ग लोग बैठे हुए दादा बेगराज जी और हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में
बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714